हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कैसा कानून है कि ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए जेल में बंद कर सकती है। ना अपील, ना दलील, ना वकील। ये बिल है या काला कानून? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 यानी रॉलेट एक्ट पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने और ब्रिटेन के इस विश्व युद्ध में विजेता बनने के बावजूद भारतीयों से किए वादों को पूरा न करने के विरोध में उपजे असंतोष और आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। इस काले कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना ज्यूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वो चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लें। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया और होम रूल लीग के सदस्यों ने गांधी जी के इस आह्वान का समर्थन किया। वहीं 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू जी और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हो गए। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने वहां पहुंचकर उस निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा हम भारत के लोगों के कराए गए नरसंहार ने स्वाधीनता की इस लड़ाई को और बल दिया। पंजाब का बच्चा बच्चा हम भारत के लोग की शक्ति बनकर इस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाने लगा और इन्हीं में से एक बालक थे भगत सिंह। कितना खून बहा है इन अंग्रेजों ने। मैं जलियांवाला के इस बाग में शहीद हो और एक एक की कसम
में की हत्या हुआ, तब से तो एकदम तय था कि जितने भी आखिर में जितने भी थोड़ा बहुत ब्रिटिशों के प्रति जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था वो चला जाने लगा, वो खत्म होने लगा। तो जलियांवाला बाग एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जलियांवाला बाग की घटना के बाद यूं तो पूरा देश ही गुस्से में था, लेकिन पंजाब में तो ये गुस्सा लावा बन गया था। एक तरफ 12 साल के भगत सिंह अंग्रेजों को भारत से भगाने की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी ओर इस जघन्य हत्याकांड के दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद रहे युवा उधम सिंह जनरल डायर को जान से मारने की कसम खा रहे थे। एक बंदे ने चुन चुन के गोली मारी है जनरल डायर ने। न बच्चा वेख्या इसने, न बुजुर्ग, न किसी औरत नूं बख्शिया इस हवान ने। मैं उधम सिंह अपने गुरुओं दी सौ खाना इस जनरल डायर नूं अज नहीं ते कल नहीं तो परसों इसे तरह गोली मार के मारांगा। जनरल डायर, आज तो तेरी मौत की गिनती शुरू। हम भारत के लोक की शक्ति के परिचायक बने उधम सिंह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। जुलाई 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। अब उधम सिंह के निशाने पर माइकल ओ ड्वायर था। माइकल ओ ड्वायर को मारने के लिए उधम सिंह 6 साल तक लंदन में रहे और आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें अपनी कसम पूरी करने का अवसर मिला। एक के बाद एक गोली चलाकर ओ ड्वायर को उसके कर्मों की सजा दे दी। जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक बड़ा मोड़ बन गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश शासन से सम्मान स्वरूप मिली नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। यही नहीं, अंग्रेजों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे महात्मा गांधी को भी जलियांवाला बाग नरसंहार ने विद्रोही बना दिया। उनके इस विद्रोही तेवर ने ही अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की नींव डाली। स्वराज कोई भीख नहीं है जो हम भारतीयों को मांगना पड़े। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन उसी दिन अखाड़ों, आंदोलनों, समाचार पत्रों और गणेश उत्सव के माध्यम से हम भारत के लोक की शक्ति को जगाने और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी की प्रेरणा से स्वाधीनता आंदोलन में कूद जाने वाले सैकड़ों हजारों स्वाधीनता सेनानी तिलक जी के निधन से शोक में थे। शोक की इस लहर का अंदाजा तिलक जी की अंतिम यात्रा से लगाया जा सकता है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने में शामिल हुए। खुद गांधी जी ने
तिलक जी के निधन को न केवल स्वाधीनता के आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति बताया, साथ ही निजी तौर पर भी उनके निधन को बड़ा आघात माना। आज हमने आधुनिक भारत का निर्माता खो दिया है। तिलक कांग्रेस के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की। स्वराज को लेकर तिलक जी का कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, आज पूरे देश में गूंज रहा है। बहुत स्वाभाविक है, जो स्थान लोकमान्य तिलक ने खाली किया, उनकी मृत्यु के बाद जो स्थान खाली किया, उतना बड़ा नेता जो कांग्रेस का गरम दल है उसके पास नहीं था। गांधी जी ने आज से असहयोग आंदोलन शुरू किया है। हम सबको भी अपने दुख पर काबू पाते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट जाना होगा। गांधी जी के नेतृत्व में हमें ऐसा आंदोलन चलाना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाए। ऐसा करना ही भारत मां के सच्चे सपूत, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्र की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी काफ़ी करीब रहे हैं। एक चीज़ पे मतभेद रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मराठी में स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने घोषणा दिया था। गांधी जी कहते थे ठीक है, मैं भी उसी को मानता हूँ। तरीके में फ़र्क था, जो कि बाल गंगाधर तिलक का तरीका अलग था और गांधी जी का तरीका अलग रहा है। यहाँ तक कि तिलक जी के निधन के बाद जो तिलक फाउंडेशन, जो चंदा इकट्ठा करने की बात आई, वो गांधी जी ने ही उसका नेतृत्व किया है। इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना करीबी रहा है। लेकिन उनके निधन के बाद एक कमेटी थी, कमेटी में गांधी जी ने कहा कि चूंकि बाल गंगाधर तिलक अब नहीं है, इसलिए आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मैं विनय के साथ कह सकता हूं कि मैं अब इस कमेटी का सदस्य न रहूं तो अच्छा है। इधर भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और उधर तुर्की में अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को उसके पद से अपदस्थ कर दिया, यानी हटा दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से तुर्की में और दूसरे मुस्लिम देशों में तो विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन भारत में उस समय के मुस्लिम नेताओं ने तुर्की के खलीफा को हटाने के विरोध में यहां एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया है। भले ही इस मुद्दे से हम भारतीयों का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भारत के मुस्लिम भाइयों की संवेदनाएं और भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। भारत के मुस्लिम भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से जहां असहयोग आंदोलन को मजबूती मिलेगी, वहीं हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ेगी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को ये सोचते हुए समर्थन दिया कि इससे मुस्लिम भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। लेकिन हुआ इसका उलट।
केरल के मालाबार में मुस्लिमों की भीड़ ने अंग्रेजों का गुस्सा मासूम हिंदुओं पर उतार दिया। खिलाफत आंदोलन के पीछे का दर्शन अलग है। खलीफा को हटाया गया, तुर्की के खलीफा को हटाया गया, और उसकी जो ज्यादतियाँ थी तुर्किस्तान में, उससे वहाँ का जनमानस भी परेशान था। जब ब्रिटिश सरकार ने उसको हटाया तो वहाँ कोई आंदोलन उसके पक्ष में नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पर उसके पक्ष में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। वो बेसिकली खलीफा की जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक आंदोलन था। उसको जो गांधी जी ने समर्थन दिया, वो मेरा मानना है कि वो गांधी जी की भूल थी। केरल के मोपला नरसंहार से एक तरफ हम भारत के लोग के विचार को आघात पहुंचा, तो दूसरी ओर गांधी जी का असहयोग आंदोलन अनवरत चलता रहा। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गांव चौरी चौरा में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक तहसीलदार और उसके सहायक को मार डाला और जेल के अंदर से स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा करवाने की कोशिश की। चौरी चौरा की इस घटना से गांधी जी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन इस घटना से अशुद्ध हो गया है। मैं चौरी चौरा की घटना से बेहद आहत हूं और असहयोग आंदोलन को लंबे समय तक स्थगित करना चाहता हूं। मैंने अपने मन की बात बता दी है। अब निर्णय कांग्रेस कार्य समिति को करना है। मुझे आशा है कि कांग्रेस कार्य समिति मेरे विचारों, मेरी भावनाओं को समझकर उचित निर्णय लेगी। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। गांधी जी ने अपना आंदोलन चौरा चौरी की घटना के बाद लिया है, उससे पहले नहीं लिया है, क्योंकि गांधी जी को कहीं न कहीं ये एहसास था कि जिस तरह के आग्नेयास्त्र ब्रिटिश सरकार के पास हैं, अगर हमने आंदोलन वापस नहीं लिया, आंदोलन में और कहीं पर भी हिंसा हो गई तो जनमानस की बहुत हानि हो सकती है, क्योंकि हमारा जनमानस, उसके पास तो हथियार नहीं थे, वो आम लोग मारे जाते। इस नाते गरीब जनता को बचाने के लिए या आम जनता को बचाने के लिए गांधी जी ने वो निर्णय लिया। जबकि उनके उस निर्णय का सुभाष बाबू भी विरोध करते हैं, उनके प्रिय शिष्य नेहरू जी भी उसका विरोध करते हैं कि जब देश में जागरूकता फैल रही थी, हम जल्दी आज़ाद हो सकते थे। तो इन सब ने, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया है, सरदार विट्ठल भाई पटेल ने विरोध किया है असहयोग आंदोलन की वापसी का। लेकिन कांग्रेस में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम जैसे तमाम लोग थे जिन्होंने गांधी जी के द्वारा आंदोलन की वापसी का समर्थन किया है। हाँ, ये सही है।
ये सही है कि गांधी जी हिंसा बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना से आंदोलन दूषित हो गया था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। और वहां मोपला में हजारों लोगों का नरसंहार हुआ, उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। और अब जब देश का बच्चा बच्चा आंदोलन में कूद पड़ा है, हर राजनेता आंदोलन के चलते जेल में था, हर भारतीय को लग रहा था कि स्वतंत्रता अब मिलने ही वाली है, तो आंदोलन वापस ले। सवाल यह है कि चौरी चौरा कांड क्यों हुआ, क्या कारण था? क्या गांधी ने कहा था कि जाके हिंसा करो? जनता में वो गांधी के कार्यकर्ता तो नहीं थे। जनता अगर हिंसा करे और लीडर चुपचाप बैठा रहे, क्या हम इसे मंजूर करेंगे? ऐसा तो नहीं। भीड़ कुछ भी करे, करती रहे, क्या लेना देना है। लेकिन मैंने अगर किसी काम को किया है, मैंने अगर नेतृत्व शुरुआत की है, तो मेरा दायित्व बनता है। यह हिंसा का सिद्धांत है। मैं अगर आपके सामने कोई बात कह रहा हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ये। गांधी नैतिक हैं वहां। पूरी दुनिया में अगर हिंसा हो रही है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम जिस काम को शुरू कर रहे हैं, हमारे लोगों के द्वारा अगर काम शुरू हुआ है, उसमें अगर कोई गलती हुई, हिंसा हो रही है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। गांधी की दृष्टि वहां ये थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और मार्च 1922 को ब्रिटेन की औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट के साथ साथ प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानूनों को निरस्त कर दिया। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.